और पीएलसी में भी हमने मित्सुबिशी पीएलसी को देखना है। हमारा जो बेसिक कोर्स है वो मित्सुबिशी पीएलसी से रिलेटेड है। इसमें हम पीएलसी प्रोग्रामिंग, उसकी वायरिंग, उसके अंदर इनपुट्स आउटपुट्स, उसके साथ मॉड्यूल्स और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। पहले हम पीएलसी से रिलेटेड थ्योरेटिकल डिटेल्स को देख लेते हैं कि पीएलसी क्या है और कैसे काम करता है। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पीएलसी हमारे पास पीएलसी से बनता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये इस तरह का कंट्रोलर होता है। इसका एक साइड जो है वो इनपुट साइड कहलाता है और दूसरा जो साइड है ये आउटपुट साइड कहलाता है, ठीक है ना। और ये वाली जो जगह है यहाँ पे हम कम्युनिकेशन केबल को अटैच करते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर से लगी होती है, और वो कंप्यूटर से जो हम प्रोग्राम करते हैं वो थ्रू दिस केबल इस पीएलसी में आता है। और इसका जो ये मेन सेंट्रल पार्ट है ना, ये सीपीयू कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और इसको मिनी कंप्यूटर भी कहते हैं। पीएलसी भी एक मिनी कंप्यूटर होता है। इसका सीपीयू जो है, इसके अंदर मेमोरी होती है, इंटेलिजेंट कमांड होती है इसके अंदर। इनपुट को आउटपुट के साथ किस तरीके से कनेक्ट करना है वो इसका सीपीयू करता है। और उसके सीपीयू के ऊपर कुछ इंडिकेटर लाइट्स लगी हुई हैं। आते जाएं, बैठते जाएं अपनी जगह पे। कुछ इंडिकेटर लाइट्स आपको दिखाई दे रही होंगी। ये पहला है पावर ऑन का बटन है। ये जब ऑन हो जाता है, इसको हम पावर देते हैं ना, तो ये जो है यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है वो ऑन हो जाती है। उसके बाद दूसरा हमारे पास रन का बटन है। जब ये रनिंग मोड में होता है तो ये लाइट ऑन होती है। और एक जहाँ पे फॉल्ट है, ये फॉल्ट, जब इसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है तो ये हमारे पास जो लाइट है इंडिकेशन यहाँ पे दे रही होती है। और एक लास्ट वन भी है, क्या लिखा हुआ है, एरर है। एरर जो है इसकी इंडिकेशन ये नीचे दी हुई है। जब एरर में होती है पीएलसी तो ये इंडिकेशन शो करता है। और ये जो इनपुट साइड है ना, ये वाले, ये इसके इनपुट के इंडिकेशन के लिए है। इसका इनपुट x0 जो है ना, ये यहाँ पे x0 होगा, x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा। जब इनपुट ऑन होगा तो यहाँ पे लाइट भी ऑन होगी। इनपुट तो यहाँ पे लगे होते हैं, वायरिंग यहाँ पे होती है, लेकिन उसके इंडिकेटर लाइट यहाँ पे लगी होती है, ठीक है। इनपुट x0 ऑन होगा, ये ऑन होगा, x1 ऑन होगा, ये होगा, x2 ऑन होगा, ये होगा, एंड सो ऑन। और इसी तरीके से आउटपुट साइड पे हमारे पास ये आउटपुट लाइट्स हैं। ये निचला वाला हिस्सा आउटपुट साइड है। तो जब ये y0 इनपुट को हम x से शो करते हैं और आउटपुट को हम y से शो करते हैं, तो आउटपुट ऑन होता है तो इसका ये वाला पहले जो इंडिकेटर है ये ऑन हो जाएगा। y1 ऑन होगा तो दूसरा इंडिकेटर ऑन होगा, एंड सो ऑन। इसके ऊपर लिखा होता है 1 2 3 करके, इस तरह लिखा होता है। आप पीएलसी को देखेंगे ओरिजिनली तो आपको नजर आएगा। अच्छा, ये पीएलसी के लिए जो लोग एलिजिबल हैं, जिन्होंने डीए इलेक्ट्रिकल किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स किया हो, इंस्ट्रूमेंटेशन किया हो, या ऑटोमेशन के स्टूडेंट्स हों, इस तरीके से इंजीनियर जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन या मैकेनिकल वाले भी कर सकते हैं। और बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी इस कोर्स को कर सकते हैं। जब आप फील्ड के अंदर जाते हैं तो हमारे पास जो है फील्ड के अंदर ये सारी चीज़ें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों की कम्बिनेशन जो है ना, ये मिल करके इसके ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। उसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियर भी इस कोर्स को कर सकते हैं। पीएलसी होता क्या है, पीएलसी की डेफिनेशन को हम देखते हैं। PLC is a digital electronic device that uses a programmable memory to store instructions and to implement specific functions such as logic, sequence, timing, counting, arithmetic, analog application। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर एक मेमोरी होती है और एक CPU होता है, और ये खास इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। जिस तरह लॉजिक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, सीक्वेंस है, टाइमिंग है, काउंटिंग है, अर्थमेटिक है, एनालॉग एप्लीकेशन है। लॉजिक के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लॉजिक्स आ सकते हैं। दो इनपुट हो, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हो,
आउटपुट क्या आएगा, दो इनपुट हैं दोनों ऐड हो रही हैं, आउटपुट क्या आएगा, इस तरह के लॉजिक को इम्प्लीमेंट करता है। सीक्वेंस में ये सीक्वेंस भी प्रोवाइड करता है कि जिस तरह हमने पहले किस चीज़ को ऑन करना है, पहले हमने आउटपुट y0 को ऑन करना है, y10 को ऑन करना है, y5 को ऑन करना है, किस को ऑन करना है, ये सीक्वेंस भी देता है उसको। टाइमिंग के अंदर इसके पास मुख्तलिफ किस्म के टाइमर होते हैं, टाइमर जो है ऑन डिले टाइमर होते हैं, ऑफ डिले टाइमर होते हैं, एंड और बहुत से टाइमर होते हैं, रिटेंटिव टाइमर होते हैं। और काउंटिंग के अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के काउंटिंग फंक्शन, अप काउंटिंग है, डाउन काउंटिंग है, अप एंड डाउन काउंटिंग है, ये मुख्तलिफ किस्म के काउंटिंग के फंक्शन भी परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक कमांड्स के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के अर्थमेटिक कमांड्स हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है एंड सो ऑन, इस तरह के अर्थमेटिक फंक्शन भी परफॉर्म करता है। और एनालॉग एप्लीकेशन के अंदर ये किसी एनालॉग वैल्यू को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, फिर डिजिटल वैल्यू को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, इस तरह के मुख्तलिफ फंक्शंस पीएलसी परफॉर्म करता है। पीएलसी की हिस्ट्री ये है कि सबसे पहला जो पीएलसी है 1968 में बनाया गया था, जनरल मोटर्स ने बनाया था और उसका नाम था मॉडिकॉन। मॉडिकॉन दुनिया का पहला पीएलसी था जिसको बनाया गया था और ये बहुत बड़े साइज में था। इसके स्मॉलर मेमोरी थी, मेमोरी बहुत छोटी थी, फीचर इसके अंदर बहुत कम थी उस वक्त। फिर उसके बाद में इसको डेवलप किया गया। जिस तरह कंप्यूटर शुरू में आया था तो बहुत बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते अभी बहुत स्मार्ट किस्म के लैपटॉप्स आ गए हैं, छोटे छोटे जो है ना कंप्यूटर्स आ गए हैं। तो इस तरह ये पीएलसी भी शुरू में बहुत बड़ा था। फिर वक्त के साथ साथ ये भी इसके अंदर फीचर्स मजीद ऐड होती गई, इसको मजीद इम्प्रूवमेंट इसके अंदर लाई गई और अब ये हमारे पास स्मॉलर साइज के अंदर है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में इनपुट आउटपुट से, आयोस से मुराद इनपुट आउटपुट हैं और इसी तरीके से इसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स भी ऐड की गई हैं। पीएलसी से पहले हमारे पास हम किसी भी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हार्ड वायर कंट्रोल सिस्टम यूज़ किया करते थे। जब पीएलसी नहीं हुआ करता था तो हार्ड वायर सिस्टम यूज़ करते थे किसी चीज़ को हम कंट्रोल करने के लिए। तो हार्डवेयर सिस्टम और पीएलसी में कंपैरिजन है कि द फंक्शन आर इन हार्डवेयर सिस्टम आर डिटरमिन्ड बाय द फिजिकल वायरिंग। उसमें फिजिकल वायरिंग से हम उसके फंक्शंस को चेक करते थे, जबकि पीएलसी के अंदर द फंक्शंस आर डिटरमिन्ड बाय प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी। यहाँ पे यह इसका एक प्रोग्राम होता है मेमोरी के अंदर जो सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। हार्डवेयर सिस्टम में होता था चेंजिंग द फंक्शन मीन चेंजिंग द वायरिंग। आपने किसी भी चीज़ को चेंज करना है उसका मतलब पूरी वायरिंग के जो सिस्टम है सारे वो चेंज करना होता था, जबकि पीएलसी के अंदर द कंट्रोल फंक्शंस कैन बी चेंज सिंपली बाय चेंजिंग द प्रोग्राम। आपको आउटपुट में चीज़ें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। इन ए फ्यू केस के अलावा आपने जस्ट प्रोग्राम के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करनी होती है तो आपके आउटपुट सारा चेंज हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो है हार्डवेयर सिस्टम के अंदर कैन बी कंटेक्ट मेकिंग टाइप रिलेज कंटेक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक टाइप लॉजिक सर्किट्स। इस तरह के इसके अंदर रिलेज भी लगते थे, कंटेक्टर्स भी लगते थे और भी चीज़ें ये लगाते थे, लॉजिक सर्किट्स भी लगाते थे। पीएलसी के अंदर कंसिस्ट ऑफ ए कंट्रोल डिवाइस विच ऑल द सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स आर कनेक्टेड। इसमें कंट्रोलिंग डिवाइस है जिसको हम पीएलसी कहते हैं, जिसके साथ सारे सेंसर और एक्चुएटर सिर्फ इसके साथ लगे होते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों कंपैरिजन है। ये देखें हार्डवेयर सिस्टम इस तरह का सिस्टम बनाते थे, आपको समझ नहीं आ रही है इसमें क्या चीज़ किसके साथ लगी हुई है, ठीक है ना। इस तरह का कम्प्लेक्स किस्म का सिस्टम बनता था और जब कोई नया बंदा आता तो उसको तो समझने ही मुश्किल होता था कि ये कौन सी चीज़ कहाँ से लगी हुई है, ठीक है ना। और अब किसी आउटपुट में किसी चीज़ को चेंज करना है तो आप मुकम्मल वायर को उठाएंगे, उसके पूरे सर्किट से हटाएंगे, उसके साथ कोई और चीज़ लगाएंगे, तो ये बहुत लंबा सिस्टम बन जाता था। इस तरह का इसका बॉक्स होता था और इस तरह के बॉक्स के साथ ये मुख्तलिफ किस्म के आउटपुट लगे होते थे, ठीक है ना। तो उससे हम चीज़ों को कंट्रोल करते थे। रिले पीएलसी के अंदर एक बहुत अहम रोल अदा करता है। पीएलसी के अंदर जो है रिले वैसे क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक स्विच है। रिले इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक कंपोनेंट्स, a relay coil and a relay contact. The relay contact is used to switch a circuit on or off and the relay coil is used to change the state of the relay contact. ये देखिए नीचे एक रिले दिखाया गया है, ये कॉइल है इसकी, ये जो लपेटी हुई है ना, ये इंडक्टर जो है ये इसकी कॉइल है। ये जब हम इसको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं ना इसके दो टर्मिनल्स पे,
जब इसको सप्लाई मिलती है तो ये कॉइल एनर्जाइज होती है, इसके अंदर फील्ड पैदा होता है। फील्ड पैदा होता है तो ये फील्ड ऊपर की तरफ, ये जो दो कंटेक्ट लगे हुए ना, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कंटेक्ट हैं, ठीक है। जब ये एनर्जाइज होता है ना तो ये ऊपर इस आर्मेचर को, ये योक जिसको हम कहते हैं, ये इसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ये अट्रैक्ट करता है तो ये वाली चीज़ ला करके नीचे इधर टच हो जाती है। तो ये इसकी पहली पोजीशन जब ये टच नहीं है तो इसको हम कहते हैं नॉर्मली ओपन कंडीशन में है, ठीक है। और जब ये नीचे टच हो जाता है हम इसको कहते हैं नॉर्मली क्लोज कंडीशन में, ठीक है ना। और इन दोनों के दरमियान में एक इंसुलेटर लगा होता है, ये इंसुलेटर यहाँ पे लगा होता है। और इसी तरीके से जो है इसके साथ स्प्रिंग लगा होता है और आयरन कोर होती है और इसकी रिले कैसिंग होती है, ये नीचे ये बाकी चीज़ें इसकी एसेसरीज इसके साथ लगी होती हैं। तो इस तरह ये रिले है, इसके अंदर एक ही कंटेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। इस तरह के रिले होते हैं जिसके अंदर 8 कंटेक्ट होते हैं, 16 होते हैं, 32 होते हैं, इवन के 48 कंटेक्ट्स वाले रिलेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। एक रिले के साथ हम 50 चीज़ें लगा सकते हैं, ठीक है ना, बड़े रिलेज होते हैं। और रिले हमारे पास AC में भी अवेलेबल होते हैं, DC में भी अवेलेबल होते हैं, 24 वोल्ट में भी होते हैं, 12 वोल्ट में भी होते हैं, 48 वोल्ट में भी होते हैं DC के अंदर, और AC के अंदर 220 वोल्ट AC में हमें रिले मिलते हैं। PLC के अंदर इनपुट्स और आउटपुट्स बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इनपुट क्या होते हैं और आउटपुट क्या होते हैं, इसको ज़रा हमने देखना है। व्हाट आर द इनपुट्स? इनपुट्स में वो चीज़ें जो PLC के इनपुट साइड पर अटैच होती हैं वो सारे इनपुट कहलाते हैं। जिसमें स्विचेस हैं, पुश बटन्स हैं, सेंसिंग डिवाइसेस हैं, जिस तरह लिमिट स्विचेस हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं, कंडीशन सेंसर्स हैं, प्रेशर स्विचेस हैं, लेवल स्विचेस हैं, टेम्परेचर स्विचेस हैं, वैक्यूम स्विचेस हैं और इनकोडर्स हैं, ठीक है ना। ये देखें कि ये सेंसर है हमारे पास, ये पुश बटन्स हैं, ये हमारे पास एक स्विच है, लिमिट स्विच है, ये भी हमारे पास इनकोडर है ये, और ये हमारे पास आई थिंक लेवल स्विच है, और ये भी हमारे पास एक स्विच है। ये मुख्तलिफ इस तरह के स्विचेस हमारे पास इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए अवेलेबल होते हैं। हम यहाँ पे किस चीज़ को कंट्रोल करना होता है। समझ आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज़ सब तक आ रही है? PLC इनपुट में जो है रिले कॉन्टेक्ट्स भी आते हैं और प्रॉक्सिमिटी स्विचेस भी इसके अंदर आते हैं। प्रॉक्सिमिटी स्विचेस से मुराद वो स्विचेस हैं जिनको हम जब एनर्जाइज करते हैं, उनके गिर फील्ड पैदा होता है, उस फील्ड की रेंज में जो चीज़ आती है उसको वो अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। उस तरह स्विचेस को हम प्रॉक्सिमिटी स्विचेस कहते हैं। प्रॉक्सिमिटी उसके इर्द गिर्द एक खास एरिया है, उसके अंदर वो काम करता है। उसके बाद डिजिटल इनपुट डिवाइसेस आर अवेलेबल इन बोथ DC एज वेल एज AC एंड सम आर वोल्टेज independent such as switch contact. Analog inputs include temperature sensors. Analog inputs भी होते हैं जिनमें टेम्परेचर सेंसर हैं, ट्रांसमीटर्स हैं, करंट सेंसर हैं, वोल्टेज सेंसर हैं, and other that can convert a physical quantity to an electrical signal. These electrical signals used for PLC input are typically 4 to 20 milliampere or 1 to 5 volt DC. जो एनालॉग इनपुट्स होते हैं ना हमारे पास PLC के अंदर, वो नॉर्मली 4 to 20 मिली एम्पेयर या 0 to 20 मिली एम्पेयर या 1 वोल्ट टू 10 वोल्ट DC, इस रेंज के अंदर हमारे पास अवेलेबल। इसमें 1 to 5 वोल्ट DC लिखा हुआ है, लेकिन 1 to 10 वोल्ट DC के अंदर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। यानी आप उनको इनपुट अगर करंट में है वो, तो आप 4 to 20 मिली एम्पेयर के रेंज के अंदर उसको करंट देंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर वोल्टेज के अंदर है तो आप 1 to 5 वोल्ट DC या 1 to 10 वोल्ट DC, इस रेंज के अंदर उसको आप उसको वोल्टेज का सिग्नल देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। ये इसकी लिमिटेशन है। इससे ऊपर अगर आपने वोल्टेज दे दी तो फिर वो काम नहीं करेगा या जल जाएगा, खराब हो जाएगा। ये मैं एनालॉग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एनालॉग सिग्नल्स की केस में आपने उनको इस रेंज के अंदर रखना होता है। एनालॉग को आगे हम डिटेल से भी देखेंगे। व्हाट आर आउटपुट्स? आउटपुट्स में वो चीज़ें जो PLC के आउटपुट में लगती हैं उनको हम आउटपुट्स कहते हैं। आउटपुट्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं? वाल्व्स आते हैं, सोलेनॉइड ऑपरेटिंग वाल्व्स होते हैं। उसके अंदर ऐसे वाल्व्स हैं जिनके अंदर कॉइल लगी होती है, जिस तरह ये वाल है ना, इसको पीछे से इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है, तो ये उस सिग्नल के बेस पे अगर इसको हमने फुल खोलना हो तो फुल खुल जाता है, अगर हमने इसको हाफ खोलना तो हाफ खुल जाता है। इसको हमने अगर 1/3 खोलना हो तो 1/3 हम खोलते हैं, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्रियल। तो इस तरह के वाल्व हमारे पास अवेलेबल होते हैं।
फिर सोलेनॉइड भी वाल्व है हमारे पास, सोलेनॉइड स्विचेज हैं, एक्चुएटर्स हैं, ठीक है, और कंट्रोल रिलेज हैं, हॉर्न्स हैं, अलार्म्स हैं, स्टेक लाइट्स हैं, फैंस हैं, काउंटर्स हैं, पंप्स हैं, प्रिंटर्स हैं, टाइमर्स हैं, ये सारी चीज़ें आउटपुट में आती हैं, ठीक है ना। या इधर इसके साथ साथ इनकी कुछ चीज़ें दी हुई हैं, LEDs हैं, ये देखें फैन हैं, ये भी हमारे पास जो है ये काउंटर है, शायद डिजिटल काउंटर है, और ये भी हमारे पास एक आउटपुट है, और ये वाल्व है हमारे पास, ये हमारे पास मोटर स्टार्टर है। तो इस तरह की चीज़ें हम आउटपुट में अटैच कर सकते हैं। जिस तरह भी हमने डिस्कस किया था कि PLC सेंटर में होता है, इसके एक साइड इनपुट्स होते हैं जिस तरह पुश बटन है, और दूसरा साइड इसका आउटपुट कहलाता है। आउटपुट में जिस तरह अभी मैंने कहा कंट्रैक्टर्स लगे होते हैं, मोटर्स लगे होती हैं, लैंप्स लगे होते हैं, वाल्व लगे होते हैं, एंड सो ऑन, मेनी चीज़ें जो आउटपुट में हम अटैच कर सकते हैं। ये हमारे पास PLC है जिसको हम देखने जा रहे हैं। ये इसका इनपुट साइड है, ये भी मैंने डिस्कस किया था। ये इसका आउटपुट साइड है, नीचे वाला था, ये लेबल ऊपर लगा है लेकिन ये वाला साइड है नीचे। ये इस PLC का नेम है मित्सुबिशी PLC, जो हम पढ़ रहे हैं, मेल्सिक फैमिली है, और FX3U32M इसका मॉडल नंबर है। FX3U इसकी सीरीज होती है, और 32M इसके जो है ना ये इसका आयोस को शो करता है। इसके साथ हमारे पास अवेलेबल जो है वो 32 इनपुट्स, यानी 16 इनपुट्स और 16 आउटपुट इसके साथ हम अटैच कर सकते हैं। टोटल मिल करके 32 बनते हैं। ये 32 है ना, ये इसके इनपुट्स आयोस को, इनपुट्स आउटपुट्स को शो कर रहा होता है। तो इसका मतलब है इसके साथ 16 इनपुट्स लग सकती हैं और 16 आउटपुट इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। और ये बाकी चीज़ें मैंने बताया था, पावर है, रन है, एग्जिट है, शायद ये एरर है, और ये आउटपुट इनपुट की लाइट्स हैं और ये आउटपुट की लाइट्स हैं। इस तरह PLC आप लोगों के पास यहाँ पे ट्रेनर के ऊपर लगा हुआ है। PLC power supply is the workhorse of the PLC system. It converts your line voltage 120 or 240 volts AC to a lower DC voltage, commonly 24 volt DC. This voltage is then sent into the rack to power the rest of the PLC components. PLC normally 24 वोल्ट देता है अपने, जब इनपुट आप उसको सप्लाई देते हैं ना। अगर हमारे पास PLC में 3 किस्म के टाइप्स होती हैं, एक हम कहते हैं AC DC रिले, एक हम कहते हैं DC DC DC, एक हम कहते हैं AC DC रिले। तो अगर हमारे पास AC DC DC हो तो उसका मतलब है उसका इनपुट जो है वो AC में है। इनपुट में आप उसको 220 वोल्ट AC देंगे और वो आउटपुट में उसके तमाम जितने भी आउटपुट्स हैं सारों के ऊपर 24 वोल्ट देगा, या फिर किसी एक टर्मिनल के ऊपर 24 वोल्ट देगा जिसको आप कॉमन करके सारे इनपुट्स को भी देंगे और आउटपुट्स को भी देंगे। PLC की ऑपरेटिंग वोल्टेज वो 24 वोल्ट DC होती है। कितनी होती है? 24 वोल्ट DC, ठीक है ना। ये AC वोल्टेज ये तो जस्ट उसको ऑन करने के लिए दी जाती है। इसके अंदर अपना ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसको स्टेप डाउन करता है और फिर उसको DC में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट में एक टर्मिनल के ऊपर दे रहा होता है। फिर हम उससे आउटपुट के किसी भी टर्मिनल से आप वोल्टेज लेंगे तो आपको 24 वोल्ट ही मिलेगा। इसी तरीके से इनपुट भी आप किसी इनपुट पे देना चाहते हैं डिजिटल इनपुट, तो वो भी 24 वोल्ट ही आप उसको देंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है। इसकी पावर सप्लाई है और इसके इनपुट मॉड्यूल जो है, इसमें इनपुट मॉड्यूल क्या होते हैं कि PLC के साथ अगर इनपुट में 8 इनपुट अवेलेबल हैं, ठीक है ना, तो हम उसके साथ हमें चाहिए हैं 16 इनपुट, तो हम उसके साथ एक एक्सटेंशन मॉड्यूल लगाते हैं ताकि इसके इनपुट को एक्सटेंड कर सकें, ठीक है ना। अब इस PLC के साथ तो हमारे पास इनपुट में सिर्फ 8 इनपुट अवेलेबल हैं और 8 हम इसके साथ एक्सटेंशन मॉड्यूल लगा करके उससे लेते हैं, तो उससे इनपुट को एक्सटेंड किया जाता है। इसी तरीके से आउटपुट में भी यही होता है, यानी आप उसके इनपुट को में भी एक्सटेंड कर सकते हैं और आउटपुट में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात? PLC में इनपुट्स में हमें 8 से ज़्यादा इनपुट चाहिए और हमारे पास
8 ही इनपुट लगे हुए हैं, तो हम एक्सटेंशन मॉड्यूल लगाएंगे उसके साथ। और आउटपुट में हमारे पास पीएलसी में 8 आउटपुट अवेलेबल हैं और हमें 8 से ज़्यादा चाहिए, तो हम उसके साथ आउटपुट एक्सटेंशन मॉड्यूल लगाएंगे ताकि उसका आउटपुट मज़ीद एक्सटेंड हो सके। मेजर कंपोनेंट्स ये मैंने डिस्कस कर लिया है। प्रोसेसर होता है और प्रोग्रामिंग डिवाइस होता है। प्रोग्रामिंग डिवाइस पीएलसी के साथ जो ये वायर लगी हुई है, देखेंगे हम ये वायर, ये प्रोग्रामिंग डिवाइस कहलाता है। ठीक है, ये वायर यहाँ से कनेक्ट होकर के जाकर के नीचे कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। कंप्यूटर के ऊपर हम जो प्रोग्राम बनाते हैं वो इस पीएलसी के अंदर आते हैं। ठीक है, इसको हम प्रोग्रामिंग डिवाइस कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या करता है, ये प्रोग्राम को जो हमने पीएलसी के अंदर बनाया होता है उसको ट्रांसफ़र करता है और उस प्रोग्राम के जो प्रोसेस उसको कंट्रोल करके हमें कंप्यूटर के ऊपर देता है, और कंप्यूटर से हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो पीएलसी में जा सकता है। दोनों काम ही कर सकते हैं। पीएलसी के प्रोग्राम को हम कंप्यूटर पे देख सकते हैं और कंप्यूटर पे बनाए हुए प्रोग्राम को हम पीएलसी में राइट कर सकते हैं। पार्ट्स इसके मैंने अभी डिस्कस किए थे, ये वही चीज़ है तकरीबन। सेंटर में इसके सीपीयू होता है और उसके साथ मेमोरी भी होती है। इनपुट इंटरफेस के अंदर हमारे पास सिग्नल्स होते हैं फ्रॉम स्विचेस, सेंसर एक्सेट्रा, और ये सिग्नल 2 टाइप के होते हैं। एक एनालॉग सिग्नल भी हो सकते हैं और डिजिटल सिग्नल भी हो सकते हैं। और आउटपुट साइड में भी यही चीज़ है। आउटपुट इंटरफेस में, इसमें आउटपुट में भी हमारे पास डिजिटल सिग्नल भी हो सकता है और एनालॉग सिग्नल भी हो सकता है। तो आउटपुट में सनलाइट वाल्व होते हैं, मोटर्स होती हैं, एलईडीज होते हैं, सो ऑन, जो मैंने अभी डिस्कस किया था वही चीज़ें। और एक पावर सप्लाई इसके साथ लाइन लगी होती है। पावर सप्लाई वो बाज़ पीएलसी में 24 वोल्ट डीसी पे चाहिए होता है और बाज़ में 220 वोल्ट एसी चाहिए होता है सप्लाई की लाइन, और वो खुद अंदर से कन्वर्ट करके उसको 24 वोल्ट में कन्वर्ट करती है। और एक इसके साथ इधर हमें एक लैपटॉप चाहिए होता है या कंप्यूटर चाहिए होता है जिसके ऊपर हम प्रोग्राम बनाते हैं। स्क्रीन चाहिए होती है। वही चीज़ है। इनपुट साइड है, दरम्यान में इसके सीपीयू और मेमोरी होता है, और आउटपुट साइड है। और यहाँ पे ऑपरेटर इंटरफेस है। ऑपरेटर इंटरफेस से मुराद ये है कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग वायर हम अटैच करते हैं जो जा कर के कंप्यूटर के साथ अटैच होती है। ये भी वही चीज़ है। प्रोसेसर के साथ प्रोग्रामिंग डिवाइस लगा होता है और पावर सप्लाई लगी होती है, और इनपुट मॉड्यूल जो है उसके साथ हमारे पास इनपुट्स लगे होते हैं। कुछ बटन्स हैं, कंटेक्टर्स हैं, इसी तरीके से लिमिट स्विचेस हैं, और सारे जितने भी इनपुट साइड है वो यहाँ पे इनपुट्स हम यहाँ पे अटैच करते हैं, और आउटपुट जो है वो आउटपुट मॉड्यूल के साथ अटैच करते हैं। मॉड्यूल मैंने कहा था इनपुट मॉड्यूल इनपुट को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, और आउटपुट मॉड्यूल आउटपुट को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसका अपने इनपुट अगर फ़र्क करें 8 थे तो हमें 20 चाहिए, तो हम आउटपुट में या इनपुट में इसके साथ मॉड्यूल लगाएंगे ताकि इसके इनपुट एक्सटेंड हो जाएं। और एक्सटेंशन की भी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। हर पीएलसी की अपनी एक कैपेसिटी होती है। बाज़ हाई क्वालिटी की पीएलसी जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में 5000 से 10,000 इनपुट्स को भी रन कर सकते हैं। बाज़ पीएलसी होते हैं जो है ना 50 इनपुट्स आउटपुट को रन कर सकते हैं। बाज़ जो है ना 100 को करते हैं, बाज़ 200 को करते हैं। हर की उसकी मैन्युफैक्चरर ने उसके जो है ना कैटलॉग के अंदर सारी चीज़ें डिफाइन की होती हैं। स्टेटस इंडिकेटर मैंने पहले डिस्कस कर लिए थे। पावर ऑन होता है, एक रन मोड होता है, एक प्रोग्रामिंग मोड होता है, एक फॉल्ट होता है। जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो ये मोड ऑन होता है। जब पीएलसी वर्किंग के अंदर होता है तो ये रनिंग मोड ऑन होता है। तो पीएलसी को पावर मिलती है तो पावर की लाइट ऑन होती है, और जब कोई एरर आ जाता है, बाज़ जगह में फॉल्ट लिखे होते हैं, बाज़ जगह में एरर होता है, तो ये वो हमारे पास ऑन हो जाता है। ये भी एक पीएलसी है। इसका देखें, एक इनपुट साइड है और एक इसका आउटपुट साइड है। और इसके अंदर दरम्यान में जो इसका प्रोग्राम स्टोर होता है। इसमें देखें मुख्तलिफ पीएलसी जो है ना, जो ब्रांड है ना, उसमें इनपुट आउटपुट को मुख्तलिफ इंडिकेशन से शो किए जाते हैं। इसमें इनपुट को आई से शो किया जाता है, I1, I2, I3, I4, I5 एंड I8।
आउटपुट को क्यू से शो किया जाता है, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सीमेंस का पीएलसी है। इसके अंदर इनपुट को आई से शो करते हैं और जो आउटपुट है उसको क्यू से शो करते हैं। जबकि हमारे पास जो मित्सुबिशी पीएलसी है उसको इनपुट को जो हम एक्स से शो करते हैं और आउटपुट को वाई से शो करते हैं। ऑपरेटर इंटरफेस की मैंने पहले बात की थी कि मैंने बताया था कि एक प्रोग्रामिंग, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है ऑपरेटर इंटरफेस के लिए। उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग टर्मिनल जैसे लैपटॉप चाहिए या कंप्यूटर चाहिए, पीएलसी का सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। सॉफ्टवेयर के बगैर आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, तो आपको पीएलसी का सॉफ्टवेयर चाहिए जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आप प्रोग्राम बनाएं और वो पीएलसी के साथ आपके पास कंपेटेबल हो। हर पीएलसी का अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है। मित्सुबिशी का अपना सॉफ्टवेयर है, सीमेंस का अपना सॉफ्टवेयर है, फेटिक का अपना सॉफ्टवेयर है, एलन ब्रैडले का अपना सॉफ्टवेयर है एंड सो ऑन। बहुत सारे ब्रांड्स हैं पीएलसी के और हर एक का अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है। जिस तरह हर मोबाइल दूसरे मोबाइल से डिफरेंट होता है, हर कंपनी का मोबाइल दूसरे मोबाइल से डिफरेंट होता है, इस तरीके से हर कंपनी का पीएलसी दूसरे पीएलसी से थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। प्रोग्रामिंग सबकी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। प्रोग्रामिंग लेडर लैंग्वेज के अंदर जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो सेम ही होती है, लेकिन उनका थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है एक दूसरे से। उस तरीके से तीसरे नंबर पे हमें कम्युनिकेशन केबल चाहिए होता है ताकि हम पीसी और अपने जो पीएलसी है उसको कनेक्ट कर सकें, लैपटॉप और पीएलसी को कनेक्ट कर सकें। पीएलसी हमारे पास 3 साइजेस में अवेलेबल होते हैं। एक हमारे पास स्मॉल पीएलसी कहलाता है, एक मीडियम होता है और एक लार्ज होता है। स्मॉल पीएलसी जो है इसके 128 इनपुट आउटपुट्स होते हैं और 2 किलोबाइट्स इसकी मेमोरी होती है। ये सिंपल लेवल के मशीन कंट्रोल ऑपरेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो जो मीडियम होता है ये 2048 इसके इनपुट आउटपुट्स होते हैं और इसकी मेमोरी तकरीबन 32 किलोबाइट्स तक होती है। और जो लार्ज साइज़ के पीएलसी है इसके अंदर जो है तकरीबन 8192 इनपुट आउटपुट्स उसके साथ आप अटैच कर सकते हैं और इसकी मेमोरी भी ज़्यादा होती है, 750 किलोबाइट्स इसकी मेमोरी होती है। ये अगर लार्ज साइज के जो पीएलसी है ये एक ही पीएलसी पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल कर सकता है। बाज़ जगह में छोटी जो इंडस्ट्री होती है पूरी इंडस्ट्री को एक पीएलसी कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस वजह से जितने हाई क्वालिटी का पीएलसी होगा इतनी ज़्यादा वो इनपुट्स आउटपुट्स वो एट द सेम टाइम रन कर सकेगा। पीएलसी को हम सिलेक्शन जब करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि यार इसके अंदर हमारे पास इनपुट्स आउटपुट्स कितने हैं, मेमोरीज की कितनी है और स्पेशल आईओ मॉड्यूल्स इसके साथ कितने मॉड्यूल लग सकते हैं इनपुट आउटपुट में, स्कैन टाइम कितना है, स्कैन टाइम से मुराद पीएलसी स्पीड है, कितने टाइम में इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है पीएलसी। नॉर्मली 16 मिली सेकेंड होता है किसी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का टाइम, लेकिन उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का पीएलसी हो तो उसकी स्विचिंग टाइम बहुत ज़्यादा फास्टर होता है और इसी का कम्युनिकेशन केबल होती है इसके अंदर और सॉफ्टवेयर होता है। ये सारी चीज़ें हम पीएलसी को जब भी सिलेक्ट करते हैं इन सारी चीज़ों हम देखते हैं। पीएलसी की प्रोग्रामिंग हम नॉर्मली 3 लैंग्वेजेस में करते हैं। एक को लेडर लैंग्वेज कहते हैं जो इस तरह की होती है, ये लेडर लैंग्वेज कहलाती है। इसका एक साइड पे ये पॉजिटिव लाइन होती है, दूसरी साइड पे यहाँ पे नेगेटिव लाइन होती है और यहाँ से इनपुट लगाते हैं, ये इनपुट है और ये एक कॉइल जो है आउटपुट कहलाती है। ये कॉइल आउटपुट है, ये वाली चीज़ें स्विचेज इनपुट है और यहाँ से करंट जब ये स्विच ऑन हो ये भी ऑन हो तो यहाँ से करंट फ्लो करता है, सीधे जाता है आउटपुट को एनर्जाइज कर लेता है। ठीक है, अब जब मैं और इसी आउटपुट का हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी दे सकते हैं। तो इस तरह का लेडर लैंग्वेज इस तरह लेडर की शक्ल में बना होता है। इसके नीचे फिर दूसरी तरह की लाइन आएगी, तीसरी लाइन आएगी एंड सो ऑन। इस तरह हम इसको लेडर लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, ये भी एक लैंग्वेज है जो कि आजकल बहुत कम यूज़ होती है, बल्कि बहुत ना होने के बराबर है इसका यूजेज। इसमें फंक्शन ब्लॉक डायग्राम होते हैं। इसके अंदर एक फंक्शन और इसके अंदर 2 इनपुट इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है। इन 2 इनपुट को या मल्टीप्लाई करता है या ऐड करता है या सब्ट्रैक्ट करता है, कोई फंक्शन करता है इसके ऊपर। फिर इधर भी कोई फंक्शन करता है। जब इन दोनों से आउटपुट निकलता है वो अगले ब्लॉक में जाता है, यहाँ पे भी इसके ऊपर कोई फंक्शन होता है और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है। ये प्रोग्रामिंग पहले बहुत ज़्यादा पहले यूज़ होती थी जब लेडर लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन अभी ऑलमोस्ट
मतरूक हो चुकी है, इसको नहीं यूज़ करते। और सबसे ज़्यादा यूज जो होती है वो लेडर लैंग्वेज यूज़ होती है, जिसके अंदर हम प्रोग्राम को बनाते हैं। और अभी तो हमारे पास एक लैंग्वेज से, फर्ज कर आपने इस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बनाया है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में भी, तीसरी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास आजकल एक ही लैंग्वेज बनाया जाता है प्रोग्राम, और उसके बाद उसको कन्वर्ट करके दूसरी में अगर ज़रूरत हो दूसरी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तीसरी लैंग्वेज जो है वो सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट कहलाती है। ये सीक्वेंस वाइज काम करता है। सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट इनिशियल स्टेप होता है, फिर इसका फर्स्ट स्टेप होता है, फिर सेकंड स्टेप होता है और आउटपुट होता है। और यहाँ पे जो है इस स्टेप से इस स्टेप के दरम्यान में कोई फंक्शन कर रहा होता है, फिर इस फंक्शन के दरम्यान में आप यहाँ पे जो है इस स्टेप के अंदर भी कोई ऑपरेशन कर रहा होता है। जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो आखिरी ऑपरेशन की तरफ जाता है। ये नहीं है कि डायरेक्ट पहले स्टेप से आखिरी स्टेप में नहीं जा सकते, ये सीक्वेंस वाइज जाएगा। पहले स्टेप से दूसरे स्टेप में जाएगा, फिर तीसरे में एंड सो ऑन इस तरह जाएगा। जबकि ये वाला जो है ना ये बहुत फास्ट होता है। ये डायरेक्ट जो है ना पहले स्टेप से एक आप अगर इनपुट इधर लगाएं और नीचे 3-4 लाइनों बाद आउटपुट लगाएं तो ये इनपुट इसको आउटपुट को भी रन कर सकेंगे। तो इसमें सीक्वेंस वाइज फंक्शन काम कर रहे होते हैं। पीएलसी प्रोग्रामिंग ये मैंने डिटेल बता दी है कि मेन प्रोग्रामिंग मेथड यूज फॉर पीएलसी लेडर लैंग्वेज के लिए लेडर लॉजिक हम यूज़ करते हैं। इट इज़ अ विजुअल एंड सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट रिजेंबल्स रिले लॉजिक डायग्राम। इसके अंदर रिले लॉजिक यूज़ होता है। लेडर लैंग्वेज के अंदर रिले लॉजिक यूज़ होता है। लेडर लॉजिक हैज़ बीन डिवेल्प्ड टू कॉपी रिले लॉजिक टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ रिटेनिंग नीडेड फॉर इंजीनियर्स एंड ट्रेड्स पीपल। तो ये जो है ना टाइम को भी बहुत कम स्पेंड करता है। इसके अंदर फास्टर स्विचिंग होती है, ईजिली जो है ना उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। इसके अंदर रिले लॉजिक यूज़ किया जाता है। तो समझ आ रही है आप लोगों को? तो बात समझ ना हो तो पूछना है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बताया था कि रिले लॉजिक में 2 लाइंस होती हैं, एक पॉजिटिव लाइन होती है और दूसरी नेगेटिव लाइन होती है, और इनके दरम्यान में प्रोग्रामिंग होती है। इनपुट लगाते हैं फिर आउटपुट लगाते हैं। नॉर्मली ये वाला साइड जो इस पे आउटपुट लगाते हैं, जो नेगेटिव साइड है, जो पॉजिटिव साइड है इस पे इनपुट्स लगाते हैं। और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट मैंने बताया था, रिले के 2 कॉन्टैक्ट होते हैं, एक नॉर्मली क्लोज होते हैं, एक नॉर्मली ओपन होते हैं। नॉर्मली क्लोज को प्रोग्राम के अंदर हम इस तरह शो करते हैं। नॉर्मली क्लोज रिले कॉन्टैक्ट भी हो सकते हैं, स्विच भी हो सकते हैं, कोई इनपुट स्विच भी हो सकता है। तो ये नॉर्मली क्लोज को इस तरह प्रोग्राम के अंदर शो करते हैं, नॉर्मली ओपन को इस तरह शो करते हैं। और आउटपुट को बाज सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्कुल इस तरह गोल दायरे की शक्ल में शो किया जाता है, बाज में कॉइल की शक्ल में शो किया जाता है। यानी इधर से एक ब्रैकेट इधर तक होता है और इधर से ब्रैकेट इधर तक होता है, कॉइल। इसको हम कॉइल कहते हैं नॉर्मली। तो वही चीज़ है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। इन दोनों को इस तरीके से हम प्रोग्राम के अंदर शो करते हैं। यहाँ पे इसने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है कि लेडर लैंग्वेज के अंदर हम प्रोग्राम किस तरह बनाते हैं। लेडर लॉजिक के अंदर हम प्रोग्राम किस तरह बनाते हैं। ये देखें, एक इनपुट, ये वही पावर रेल है, पॉजिटिव लाइन है और ये नेगेटिव लाइन है। यहाँ पे बटन एक लगा हुआ है, यहाँ पे आउटपुट में मोटर लगी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद मोटर का कॉन्टैक्ट इसने यहाँ पे भी दिया और यहाँ पे भी दिया हुआ है। मोटर को ये समझें कि रिले है, आउटपुट को मैंने कहा था रिले आपने लेना है। ये समझें कि ये एक रिले लगा हुआ है, इस रिले का नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिया है और नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिया है, और इसके साथ भी एक लैंप लगा हुआ है, इसके साथ भी एक लैंप लगा हुआ है। ये भी एक लैंप है, ये भी एक लैंप है। जब मैं इस बटन को ऑन करूँगा तो यहाँ सप्लाई गुजरेगी और ये मोटर क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी ना। लाजिम बात है, यहाँ से बटन सप्लाई मिलेगी, इसको तो ऑन हो जाएगी। अब मोटर जैसे ही ऑन होगी तो एनर्जाइज, मतलब रिले एनर्जाइज हो जाएगा। तो रिले का जो जब एनर्जाइज हो जाता है क्या हो जाता है, इसका जो नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाता है और जो नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो जाता है ना। तो इसका ये रिले का ये वाला नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट है और ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। जैसे ही ये एनर्जाइज होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑफ हो जाएगा, ये वाला लैंप ऑफ हो जाएगा और ये वाला ऑन हो जाएगा और ये लैंप ऑन हो जाएगा। ये ऑफ होगा तो सप्लाई आगे नहीं गुजर सकती यहाँ से, ये ऑन है तो सप्लाई गुजरेगी और इसको ऑन कर देगी, ठीक है ना। ये वही लेडर लॉजिक है लैच का, इसने लैच की प्रोग्रामिंग बनाई है। लैच क्या होता है, एक स्टार्ट बटन है और उसके साथ एक स्टॉप बटन है और एक मोटर लगी हुई है। मोटर का कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है
अब जब इस बटन में ऑन करूँगा तो इसको तो मैंने छेड़ा नहीं है अभी, ये नॉर्मल क्लोज ही है, तो यहाँ से करंट पास होगा, नॉर्मल क्लोज से गुजरेगा, मोटर ऑन हो जाएगी, ठीक है ना, मोटर ऑन हो जाएगी। और उसके बाद मोटर का ये कॉन्टैक्ट भी क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ से भी सप्लाई मोटर में जा सकती है और यहाँ से भी जा सकती है, दोनों तरफ से। मतलब मोटर के लिए दोनों रास्ते, ये भी खुला है और ये भी खुला है। अब अगर इस बटन से मैं इसको ऑफ करना चाहूँ तो ये ऑफ होगा। इसको अगर मैं फर्ज करो इसको ऑफ भी कर देता हूँ तो यहाँ से सप्लाई जा सकती है ना मोटर से। इस वजह से मैं इस बटन को ऑफ नहीं कर सकता, इससे जस्ट मैं सिर्फ स्टार्ट कर सकता हूँ। स्टार्ट मैंने कर दिया, मोटर ऑन हो गई, उसके बाद ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो गया। अब मोटर का ये कॉन्टैक्ट यूजलेस हो गया, इससे मैं इसको स्टॉप नहीं कर सकता। स्टॉप करने के लिए ये बटन मैंने लगाया हुआ है, ठीक है ना। ये बटन भी मैंने नॉर्मल क्लोज लगाया हुआ है। नॉर्मल क्लोज बटन वैसे ऑपोजिट टू द नॉर्मल ओपन बटन होता है। और नॉर्मल ओपन बटन जो है वो आप ऑन करते हैं तो ऑन हो जाता है, ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाता है। जबकि ये इस तरह होता है कि इसको आप ऑफ करते हैं तो ऑन हो जाता है, ऑपोजिटली काम करते हैं, और ऑन करते हैं तो ऑफ हो जाता है। तो अब इसको मैं ऑन करूँगा, नीचे की तरफ दबाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ऑफ होगा तो मोटर ऑफ हो जाएगी। इसको आगे हम प्रोग्रामिंग में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से एंड ऑपरेशन, हमारे पास एंड में क्या होता है, दो इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है ना। और आउटपुट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द इनपुट्स। व्हेन बोथ द इनपुट्स आर मल्टीप्लाइड वी कैन गेट आउटपुट। तो इनपुट में अगर दोनों इनपुट हमारे पास 0 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, मतलब ये भी ऑफ हो, ये भी ऑफ हो, तो आउटपुट आ सकता है, नहीं आ सकता। मतलब 0 0 पे आउटपुट 0 ही रहेगा। अब इनमें से कोई एक ऑन हो जाए, ये ऑन हो, ये 1 हो, ये 0 हो, या ये 0 हो, ये 1 हो, तो आउटपुट आ सकता है, नहीं आ सकता। इसके एक ही ऑन आउटपुट की निर्धारित करने के एक ही ऑप्शन है कि दोनों इनपुट्स को ऑन करना पड़ेगा। तो यही हमारे पास लॉजिक है कि एंड गेट में क्या होता है कि इफ बोथ इनपुट्स आर ऑन या 1 1 आउटपुट विल बी 1। इफ द इनपुट्स आर 0 1 और 1 0 और 0 0 आउटपुट विल बी 0। यानी इनपुट्स अगर 0 1 है या 1 0 है या दोनों 0 हैं तो आउटपुट 0 होगा। अगर इनपुट दोनों 1 है तो आउटपुट 1 होगा। ये और का ऑपरेशन है। और का ऑपरेशन के अंदर देखें, इसमें क्या है, अगर इस इनपुट में 1 करता हूँ, इसको 0 करता हूँ, तो तब भी आउटपुट ऑन होगा, क्योंकि यहाँ से सप्लाई जा सकती है ना, आगे यहाँ से नहीं जा सकती। अब अगर इसको मैं 1 करूँ, इसको ऑफ कर दूँ, तब भी ये जा सकती है, यहाँ से जा सकता है। और दोनों को ऑन करूँ तब भी जा सकता है। आउटपुट को ऑफ एक ही सूरत में होगी जब दोनों ऑफ हो, ये भी ऑफ हो, ये भी ऑफ हो। इसका मतलब ये है कि ये 0 1 पे भी 1 देगा, 1 0 पे भी 1 देगा, और 1 1 पे भी 1 देगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या है, 0 0। इसके ऊपर ये हमें आउटपुट 0 देगा दोनों को। यानी इसका इनपुट, इसका आउटपुट क्या होता है, द सम ऑफ बोथ इनपुट्स होता है। और के केस में आउटपुट इज सम ऑफ बोथ इनपुट्स, और एंड के केस में आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ इनपुट्स। ये नॉट ऑपरेशन है। नॉट ऑपरेशन में क्या होता है, ये जो है ना, ये नॉर्मल क्लोज होता है ना, जिस बटन के ऊपर नॉर्मल क्लोज लाइन आती होती है, इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट है। अगर आप इसको 0 देंगे तो ये कंप्लीमेंट इसको 1 कर देता है, और अगर इसको 1 दें तो ये कंप्लीमेंट इसको 0 कर देता है। तो अगर आपने इधर 0 दिए, मतलब 0 इनपुट पे आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसको 1 कर देगा, और 1 करेंगे तो आउटपुट 0 आएगा। तो यही हमारे पास नॉट का ऑपरेशन होता है। इसको हम आगे प्रोग्रामिंग में डिस्कस करेंगे कि गेट्स किस तरह बनाते हैं। फिलहाल मैं इसकी प्रोग्रामिंग की थोड़ी सी आप लोगों को लेआउट देता हूँ। पीएलसी के अंदर मैंने बताया था कि इसका एक इनपुट साइड होता है और एक इसका आउटपुट साइड होता है, ठीक है। इनपुट साइड पे आप इस तरह करें ना, मेरी बात सुनो, ये बाहर गाढ़े हो सकते हैं, गिलास में पानी थोड़ा सा है। इनपुट साइड पे ये चीज़ें लगी होती हैं, एक एल होता है, एक एन होता है। ये वैसे ये लाइन के लिए है, न्यूट्रल के लिए। ये जब 220 वोल्ट हम इसको देते हैं ना,
220 वोल्ट हम देते हैं तो पॉजिटिव लाइन यहाँ पे लगाते हैं और नेगेटिव लाइन यहाँ पे लगाते हैं। तो स्विच ऑन करते हैं तो 220 वोल्ट पीएलसी को मिलने लग जाता है। और ये 220 वोल्ट जो है इसके आउटपुट टर्मिनल पे यहाँ पे हमें मिल रहा होता है। इस टर्मिनल से आप मीटर चेक करेंगे आपको 24 वोल्ट डीसी मिलेगा यहाँ पे, प्लस का मतलब 24 वोल्ट डीसी है। उसके साथ यहाँ पे एक ग्राउंड लगा होता है। ये ग्राउंड हम वैसे जब हाई पावर में काम करते हैं तो पीएलसी को हम ग्राउंड करते हैं ताकि कोई शॉर्ट सर्किटिंग हो तो बंदे को कोई नुकसान ना हो और फौरन वो चीज़ ग्राउंड हो जाए। ये सिंक सोर्स का टर्मिनल है। सिंक सोर्स टर्मिनल हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म की पीएलसी के अंदर वायरिंग होती है, एक सिंकिंग टाइप होती है, एक सोर्सिंग टाइप होती है। जब हम इसकी अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो 24 वोल्ट पीएलसी क्लास है 24 वोल्ट, ये जो है ना 24 वोल्ट, इसको हम यहाँ से उठाते हैं। यहाँ से हम इसको ला करके सारे इनपुट्स को थ्रू स्विच देते हैं। ये ट्रेनर हमारा इस तरह बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, कॉमन करके X0 पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे एक स्विच लगाया उसको X1 पे, X2 पे, X3 पे, अब अप टू X7 तक सारों को हम इस तरह 24 वोल्ट डीसी दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो कॉम पोर्ट है ना, बास पीएलसी के अंदर आउटपुट में 0 वोल्ट लिखा होता है, हमारे पास जो पीएलसी है इसमें कॉम लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि 0 वोल्ट यहाँ से लेते हैं और इस 0 वोल्ट को हम ला करके इस सिंक सोर्स वाले टर्मिनल पे दे देते हैं, ठीक है। सिंक सोर्स टर्मिनल पे हमने 0 वोल्ट दे दिए। ये इसकी वायरिंग है, ठीक है। वायरिंग इस तरह की जाती है पीएलसी की। उसके बाद आगे हमारे पास यहाँ से 24 वोल्ट हम लेते हैं, जो 24 वोल्ट मैंने ऊपर भी दिए, और फिर यहाँ से हम ले करके कॉमन करके कॉम 0 को, कॉम 1 को, कॉम 2 को, कॉम 3 को, कॉम 4 अप टू कॉम 7 जितने भी आउटपुट में कॉम लगे हुए हैं इन सबको हम 24 वोल्ट डीसी दे देंगे, सही है। और यहाँ से हम ये 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट को भी ला करके थ्रू एन एलईडी या थ्रू एन आउटपुट रिले या किसी भी आउटपुट के जरिए हम इसको उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एलईडीज लगाई हुई है ट्रेनर के ऊपर, तो मैं एलईडीज भी कहता हूँ। वैसे कोई भी आउटपुट यहाँ पे लग सकते हैं, मोटर भी हो सकती है, एलईडी भी हो सकती है, फैन हो सकता है, कोई भी आउटपुट आप यहाँ पे लगा करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैंने 0 वोल्ट ला करके Y0 को भी दे दिया है, Y1 को भी, Y2 को भी, Y3 को भी, Y5, Y6, Y7 सबको दे दिए। तो अब इस तरीके से पीएलसी के हम एक मेथड है प्रोग्रामिंग का। और जब भी हम किसी इनपुट को, फर्ज करो मैंने X1 इनपुट लिया है और Y3 या Y4 मैंने आउटपुट लिया है, तो जैसे ही इसको मैं ऑन करूँगा तो आउटपुट मेरे पास Y4 ऑन हो जाएगा। Y4 किस तरह ऑन होगा कि Y4 जो है इसके साथ जो कॉम 4 है इस पर तो 24 वोल्ट आ रहा है ना, इस पर 24 वोल्ट आ रहा है ना। ये जैसे ही इसके अंदर ना, फर्ज करो मैंने इसके साथ X2 इनपुट अटैच किया, X2 से एक सिग्नल आता है यहाँ पे, और वो जो है लाइट इमिटिंग डायोड इसका साथ लगा होता है, या इसका जो है ना, क्या नाम है प्रॉपर नाम, एक इसके अंदर जो है ना डिवाइस लगा होता है जो यहाँ से लाइट थ्रो करता है यहाँ पे, और ये इस लाइट की वजह से ये 24 वोल्ट यहाँ से फ्लो करता है, यहाँ से फ्लो करता है और इस आउटपुट Y4 पे चला जाता है। Y4 के साथ रिले लगा हुआ है या एलईडी लगी हुई है या कोई और चीज़ लगी हुई है तो उसको ऑन कर देगा। तो इस तरीके से किसी भी इनपुट पे जब इनपुट आता है, जो भी मर्जी आउटपुट उसके साथ अटैच कर दें। X7 के साथ आपने Y0 अटैच कर दिया, तो जैसे X7 को ऑन करेंगे तो इस Y0 को ऑन कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी वायरिंग है। ये वायरिंग का फर्स्ट मेथड था, ये दूसरा वाला सेकंड मेथड है। मैं दोनों दरम्यान डिफरेंस आपको बता देता हूँ। वैसे मेथड बिल्कुल सेम ही है। आउटपुट में जो चीज़ें पहले वाले में लगी हुई है ना, उसी तरीके से इनपुट में इस यहाँ पे भी लगी हुई हैं। ये वाला है ना, इस पर देखें 24 वोल्ट को हमने कॉम 0, कॉम 1, कॉम 2 सब पे दिए हुए, और 0 वोल्ट को हमने Y0, Y1, Y2 इन इस तरह दिए हुए ना। तो दूसरे मेथड में देखें, इसमें भी यही चीज़ है।
24 वोल्ट को हमने काम 0, काम 1, काम 2 सब पे दिए हुए, और 0 वोल्ट जो है हमारे पास ये वाला काम पोर्ट 0 है, इसको हमने ला करके कॉमन करके Y0, Y1, Y2, Y आउटपुट के वायरिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इनपुट के वायरिंग में इसमें डिफरेंस है। इनपुट में क्या था कि मैंने यहाँ से 24 वोल्ट DC लेकर के ऊपर X0, X1, X2 को दिया हुआ था पिछले केस में। इस केस में हमने 24 वोल्ट DC लेकर के सिंक सोर्स टर्मिनल को दिया है, और ऊपर क्या दिया है, ऊपर हमने यहाँ से 0 वोल्ट लिया है और वो ला करके इनपुट्स आउटपुट इनपुट्स को दे दिया सारा, ठीक है ना, कॉमन करके। तो ये सिर्फ यही डिफरेंस है। इसको हम कहते हैं, एक को कहते हैं फर्स्ट मेथड, दूसरे कहते हैं सेकंड मेथड, एक सिंकिंग टाइप है, एक सोर्सिंग टाइप है, और वही यहाँ से L और N के ऊपर आपने 220 वोल्ट AC यहाँ से कनेक्ट कर देनी है, ठीक है, तो समझ आ रही है। क्लास थोड़ी लंबी होगी, ठीक है, तो आराम से बैठें, और अभी टाइम है मेरे ख्याल से 8 बज गए। अच्छा, उसके बाद सिलेक्टिंग राइट कंट्रोलर। पीएलसी के अंदर कंट्रोलर सेलेक्ट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अब मित्सुबिशी पीएलसी के अंदर एक उसकी सीरीज़ को देखते हैं, दूसरे उसके इनपुट आउटपुट्स को देखते हैं, उसके टाइप को देखते हैं, उसके नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, नंबर ऑफ आउटपुट्स क्या हैं, पावर सप्लाई कितने वोल्ट लेता है, आउटपुट टाइप क्या है। हमारे पास ये देखिए इसी पीएलसी के अंदर, मित्सुबिशी पीएलसी के अंदर बहुत सी सीरीज आती हैं। एक FX1S होती है, FX1N होती है, FX2N होती है, FX2NC है, FX3U। जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, FX3U, ये सीरीज़ है हमारे पास। हमारे पास AC सीरीज़ के अंदर देखें, मैंने FX3U 32M मैंने कहा था ना, तो 32M ये वाला है, ये वाले शो कर रहे हैं iOS को, iOS मतलब इनपुट आउटपुट को। तो AC सीरीज़ के अंदर एक हमारे पास 16M वाला है, एक 32M वाला है, एक 48M वाला है, और एक 64M वाला है। 64 का मतलब ये है कि इसके अंदर 32 इनपुट हैं, 32 आउटपुट हैं, और इसकी वोल्टेज लेवल क्या है, 24 वोल्ट DC है या 100 to 240 वोल्ट AC है। अगर AC टाइप में है तो ये वोल्टेज लेंगे, और DC टाइप में है ये लेंगे। और इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर टाइप में भी है और रिले टाइप में भी है। हमारे पास आउटपुट रिले टाइप में भी होता है और ट्रांजिस्टर टाइप में भी होता है। बाकियों का भी इसी तरीके से चार्ट को आप लोगों ने पढ़ लेना है, ठीक है। आप FX1S है तो आप इसमें देखें iOS कितने हैं, उसकी टाइप क्या क्या हैं, ये जो है हमारे पास उसके इनपुट कितनी है, आउटपुट कितनी है, पावर सप्लाई क्या चाहिए, आउटपुट क्या चाहिए, इस चार्ट को आप लोगों ने देख लेना है। नोटेशंस, पीएलसी में X जो है इनपुट को शो करने के लिए हम लिखते हैं मित्सुबिशी पीएलसी के अंदर, Y जो है आउटपुट को शो करने के लिए होता है, M रिले के लिए होता है, ये ऑक्सिलरी रिले के लिए होता है, T जो है वो टाइमर के लिए होता है, C काउंटर के लिए होता है, और D जो है वो डेटा रजिस्टर के लिए होता है। पीएलसी के अंदर टाइमर्स की डिटेल है, बहुत बड़ी तादाद में टाइमर्स है। इसको हम आगे डिटेल में प्रोग्रामिंग के अंदर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोग ये देखें कि हर सीरीज़ के अंदर कितने कितने टाइमर हैं। FX1S है, FX1N है, FX3U है। तो मैं FX3U को थोड़ा बताता हूँ, बाकी को आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना है। FX3U के अंदर 100 मिलीसेकंड के जो टाइमर हैं, जिनकी रेंज हमारे पास 0.1 से लेकर के 32,767 सेकंड है, ये हमारे पास अवेलेबल हैं। और ये टाइमर कितने हैं, ये 200 टाइमर ऐसे हैं जो T0 से लेकर T100 तक जो हैं, ये हमारे पास नॉर्मल टाइमर्स हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये नॉर्मल टाइमर्स हैं। ये नीचे इस रेंज के अंदर जो भी आ रहे हैं नॉर्मल टाइमर्स हैं, और ये अगले कॉलम में जो आ रहे हैं ये रिटेंटिव टाइमर्स हैं। नॉर्मल टाइमर और रिटेंटिव टाइमर क्या होते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं फ़िलहाल मुख्तसर ये बता दूं, नॉर्मल टाइमर जो है वो ऑन करने पे ऑन हो जाता है, ऑफ करने पे ऑफ हो जाता है, और ये रिटेंटिव टाइमर है ऑन करने पे ऑन हो जाता है और उसके बाद अपनी टाइमिंग को रिटेन रखता है, मेंटेन रखता है। बस अगर 20 सेकंड के ऊपर मैंने इसको ऑफ किया तो 20 सेकंड पे रुका रहता है, और ये जो नॉर्मल टाइमर ये रुकता नहीं है, ये वापस ज़ीरो हो जाता है। तो ये टाइमर दो टाइप के इसके अंदर अवेलेबल हैं। अच्छा,
FX3U के अंदर जो है पहली वाली जो थी इसके अंदर 200 टाइमर ऐसे हैं जो कि नॉर्मल टाइमर हैं और 6 टाइमर ऐसे हैं जो कि रिटेंटिव टाइमर हैं जो कि T250 से T255 तक है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगली सीरीज के अंदर भी आप देख लें टाइमर, इस एक सीरीज के अंदर देखें रिटेंटिव कोई टाइमर भी नहीं है। FX3U सीरीज है, लेकिन इस सीरीज के अंदर दूसरी सीरीज के अंदर ये वाला जो टाइमर है ये हमारे पास 10 मिली सेकंड के अंदर है। ये 10 मिली सेकंड, ये पहला वाला 100 मिली सेकंड का था, दूसरे जो है 10 मिली सेकंड का है। इसके अंदर रिटेंटिव टाइमर कोई भी नहीं है, नॉर्मल टाइमर है, नॉर्मल 40 टाइमर इसके अंदर मौजूद है। और 1 मिली सेकंड के इसके अंदर टाइमर जो है वो तकरीबन 256 है। ये 256 मिली टाइमर T200 क्या लिखा हो 250 से लेकर T511 है। हाँ, ये जो है हमारे पास 1 मिली सेकंड के टाइमर है और नॉर्मल टाइमर्स हैं। और 4 टाइमर इसके अंदर रिटेंटिव टाइमर हैं T240 से लेकर T249 लिखा हुआ है, ये 46 है, T246 से लेकर T249 तक। इसको आप लोगों ने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, ठीक है। इसकी डिटेल आगे हम डिस्कस भी करेंगे। काउंटर्स, काउंटर के अंदर हमारे पास वही फीचर्स हैं। काउंटर में 2 टाइप के काउंटर होते हैं, एक 16 बिट का होता है और एक 32 बिट का होता है। और 62 बिट जो है काउंटर, उसके अंदर क्या होता है कि ये इंक्रीमेंटिंग टाइप होता है। इंक्रीमेंटिंग टाइप मतलब जो 0 1 2 3 4 5 इस तरह बढ़ता रहता है, इसको इंक्रीमेंट कहते हैं, इंक्रीमेंटिंग टाइप कहते हैं। जबकि जो 32 बिट काउंटर है ना, ये इंक्रीमेंटिंग भी होता है और डिक्रीमेंटिंग भी होता है। इंक्रीज भी कर रहा होता है, जिस तरह 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर वापस भी आ रहा होता है 9 8 7 6 एंड डाउनलोड भी आ रहा होता है, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग दोनों होता है 32 बिट काउंटर। सेट पॉइंट रेंज जो है वो 16 बिट काउंटर के लिए 1 से लेकर के 32,767 तक होती है। और इसकी देखें -2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 2, अगली ये रेंज है, उसको आप पढ़ लें जो भी जिसमें रेंज में भी आता है। इतनी बड़ी रेंज है इसकी, देखें कितना बड़ी जो है ना रेंज तक ये काउंट कर सकता है। सेट पॉइंट वैल्यू एंट्री directly as a decimal constant k instruction or indirectly in a data register। डेसिमल कांस्टेंट k की शक्ल में इसकी जो है सेट पॉइंट वैल्यू हम एंट्री करते हैं। इसके डायरेक्टली एज ए डेसिमल कांस्टेंट इन द इंस्ट्रक्शन और इनडायरेक्टली इन ए पेयर ऑफ डाटा रजिस्टर। ये पहला वाला जो है एक रजिस्टर को यूज़ करता है, ये 2 रजिस्टर को यूज़ करता है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है ना, एक रजिस्टर में तो आ नहीं सकती है, इस वजह से 2 रजिस्टर यूज़ करता है। काउंटर ओवरफ्लो बिहेवियर काउंट से मैक्सिमम ऑफ 32,767 इस रेंज तक ही जा सकता है, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 4 करते करते 32,767 तक जाएगा। और जबकि ये वाला काउंटर जो है 32 बिट काउंटर बहुत बड़ी रेंज तक जाता है। तो देखा आप काउंट कर लें कितना बनता है, कई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, बहुत बड़ी रेंज तक इसकी वैल्यू है, ठीक है ना, इंक्रीमेंटिंग में भी और डिक्रीमेंटिंग में भी। और ये 2 डेटा रजिस्टर को यूज करते हुए उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करता है। काउंटर आउटपुट वंस अ सेट पॉइंट वैल्यू हैज बीन रीच्ड आउटपुट रिमेन्स ऑन। सेट पॉइंट वैल्यू मैंने फर्ज कर उसको 10 दिए हुए है तो काउंटर करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा तो काउंटर ऑन हो जाएगा। इस तरीके से इसको भी आपने जो वैल्यू दी होगी उस वैल्यू के ऊपर ऑन हो जाएगा। रीसेटिंग के लिए RST कमांड हम यूज करते हैं। काउंटर के अंदर वैल्यू को हम दोबारा से 0 करने के लिए रीसेट कमांड यूज करते हैं, वैल्यू 0 हो जाती है। काउंटर ओवरव्यू है, ये भी नॉर्मल, इसके अंदर नॉर्मल काउंटर भी होते हैं और रिटेंटिव काउंटर भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये वही PLC की सीरीज है FX 10 1S 2N 2NC 3U हम यूज कर रहे हैं। 3U के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर 16 बिट काउंटर है, 32 बिट काउंटर भी है, 32 बिट हाई स्पीड काउंटर भी है इसके अंदर। अब 16 बिट के जो काउंटर हैं वो 100 हैं, C0 से लेकर C99 तक। ये क्या है, नॉर्मल काउंटर है इसके अंदर। और इसके अंदर जो रिटेंटिव काउंटर्स हैं वो C100 से लेकर C199 तक हैं, ये भी 100 हैं। इसके अंदर 32 बिट काउंटर जो है वो 20 हैं, C200 से लेकर C219 तक। और जो 15 है वो रिटेंटिव इसके अंदर काउंटर्स हैं। और हाई स्पीड काउंटर इसके अंदर सिर्फ 21 है,
हाई स्पीड काउंटर हम कहते हैं, स्पेशल काउंटर भी हम कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा हाईली जो चीज़ें हैं ना उनको काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह ये पंखा आप घूम रहा है तो इसको आप अपनी आंख से तो काउंट नहीं कर सकते कि 1 मिनट के अंदर कितने रेवोल्यूशन ले रहा है। इसके साथ हम हाई स्पीड काउंटर अटैच करते हैं जो इसकी स्पीड को मेजर करता है कि 1 सेकंड के अंदर इतने रेवोल्यूशन ले रहा है। तो ये नॉर्मल काउंटर इसको काउंट नहीं कर सकते, इसके लिए हम हाई स्पीड काउंटर यूज़ करते हैं। इस तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हम हाई स्पीड काउंटर्स को यूज़ करते हैं। नंबर सिस्टम है जो पीएलसी के अंदर समझना बहुत ज़रूरी है। डेसिमल नंबर सिस्टम होता है 0 से लेकर के 1 2 3 4, और ये जो है ना 8 9 10 11 12 जो आप लोग नॉर्मल सिस्टम में पढ़ते हैं डेसिमल सिस्टम में। ऑक्टल नंबर जो है ये इस तरह होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 नहीं होता, फिर ये 10 से शुरू होता है 10 11 12 13 16 17 17 के बाद 18 19 नहीं होता, फिर 20 21 इस तरह, फिर आगे 28 29 नहीं होगा, इस तरह चलते रहेगा। इसके अंदर 8, इसका बेस 8 होता है क्योंकि इसके अंदर 8 जो वो है ना डिजिट्स, उसके बाद ये अगले रिपीटिशन इसकी शुरू हो जाती है डिजिट्स की। जबकि इसमें 10 होता है, डेसिमल में 10 होता है, 10 के बाद इसके डिजिट्स की रिपीटिशन शुरू हो जाती है। उसके बाद बाइनरी सिस्टम है, इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं 0 1, इसका बेस 2 होता है और 2 ही डिजिट्स, जितने डिजिट्स होते हैं वही उसका बेस होता है। उसके अंदर 2 डिजिट्स होते हैं 0 1। तो इसमें हम अगर ऑक्टल को लिखना चाहें तो इस तरह लिखते हैं, 3 डिजिट्स के अंदर लिखते हैं, और अगर हमने हेक्साडेसिमल को लिखना हो तो इस तरह 4 डिजिट्स के अंदर लिखते हैं। हेक्साडेसिमल क्या होते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर इस तरह होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 नहीं होता, 10 के बाद होते हैं A, फिर B C D E F। इस तरीके से हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम को हम, मुझे वो लिस्ट कर देना कितने नंबर 2 4 6। हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर 16 डिजिट्स होते हैं, जो अगर रिपीटिशन में जाते हैं ना तो वो 16 होते हैं, ठीक है ना। तो इसका बेस 16 कहलाता है। ये देखिए हेक्साडेसिमल सिस्टम इस तरह होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद इसमें 10 नहीं होता, A होता है, B होते हैं, C होते हैं, D होते हैं, E होते हैं, F जो है वो 16 को शो करता है, ठीक है। इस तरीके से इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहें तो इसका बाइनरी कन्वर्जन ये अवेलेबल है। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकल वाला ने भी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ने भी। पीएलसी के ब्रांड्स, एक अमेरिकन ब्रांड हैं जिसको एलन ब्रैडले, गोल्ड, मोडिकॉन, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के कहते हैं, और भी इसके अलावा कुछ और भी हैं। यूरोपियन जो ब्रांड जो सीमेंस है, फेस्टो है, टेलीमैकेनिक है, और जो जापानीज़ हैं उसमें तोशिबा है, ओमरॉन है, फैटेक है, ओफानेक है, मित्सुबिशी है। हम मित्सुबिशी ब्रांड को पढ़ रहे हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड व्हेन वर्किंग विद पीएलसी मैंने बता दिए पहले। लैपटॉप चाहिए होता है, सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, कम्युनिकेशन केबल चाहिए होती है, आपको ये चीज़ें चाहिए होती हैं। पीएलसी के एडवांटेज क्या है? पीएलसी विजुअल ऑब्जर्वेशन हमें देता है, हम प्रोग्राम को आंखों से देखते हैं कहाँ गलती है, इसका अंदर नजर आ जाता है हमें। लेस और सिंपल वायरिंग होती है इसके अंदर, इंक्रीज रिलायबिलिटी होती है, बहुत रिलायबल फंक्शन होता है इसका, फ्लेक्सिबल होता है, प्रोग्राम को चेंज करें तो आउटपुट ईजिली चेंज हो जाती है, लोअर कास्ट होती है, बहुत कम कास्ट होती है, क्योंकि जहाँ पे 50 बंदे काम होते हैं वहाँ पे 50 बंदों की जगह पे एक पीएलसी काम कर रहा होता है, इस वजह से प्रोडक्शन की कास्ट कम होती है। फास्टर रिस्पॉन्स होता है, बहुत ही ईजिली इनपुट का आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, ईजी टू ट्रबल शूटिंग इसकी बहुत ईजी होती है, और रिमोट कंट्रोल इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। डिसएडवांटेज बहुत कम है, न्यू टेक्नोलॉजी है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता किस तरह यूज़ किया जाता है, उससे डर रहे होते हैं, और अपने प्लांट्स के ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंटेशन में इसी वजह से वो एक्सपर्ट लोग उनके पास नहीं होते। फिक्स सर्किट ऑपरेशन होता है, और पीएलसी डिवाइसेस आर प्रॉपर्टी मतलब ये है कि एक खास कंपनी की जो है प्रोडक्ट्स हैं जो उनकी मलकियत हैं, हर कंपनी की अपनी मलकियत है। मित्सुबिशी अपनी कंपनी है, एलन ब्रैडले अपनी कंपनी है, सीमेंस अपनी कंपनी है, हर कंपनी का अपनी अपनी ब्रांड्स है। तो ये इसका डिसएडवांटेज, क्योंकि उसमें फिर हर कंपनी के फीचर्स थोड़ी डिफरेंट हैं एक दूसरे से, और फीचर्स को थोड़ा अंडरस्टैंड करने में थोड़ा मसला हो सकता है। एप्लीकेशन इसके बहुत ज़्यादा हैं, रोबोटिक्स में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, कार पार्किंग में, ट्रेन कंट्रोल सिस्टम में, फूड प्रोसेसिंग में, मटेरियल हैंडलिंग में, मशीन टूल्स के अंदर,
कन्वेयर सिस्टम के अंदर, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ट्रबल शूटिंग इसको बहुत ईजी होती है। सबसे पहले आप इसको प्रोसेस को देखें कहाँ पे गलती है, ये पीएलसी के इंडिकेटर्स को देखें, हार्ट रन है, एरर है, ये सारों को चेक करें। इंडिकेटर लाइट्स को इनपुट मॉड्यूल्स में, आउटपुट मॉड्यूल में चेक करें कि कहाँ पे आउटपुट ऑन है, कहाँ पे ऑन नहीं है। कंसल्ट मैनुअल को देखें कि इसके सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना क्या क्या चीज़ें हम इसके कर सकते हैं। और जो प्रोग्रामिंग टर्मिनल आप लैपटॉप से प्रोग्राम को चेंज करें, ट्रबल शूट हो जाएगा। एरियाज ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, मैंने बताया। मैन्युफैक्चरिंग है, मेटल्स हैं, पावर है, हर इंडस्ट्री है, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें पीएलसी यूज ना होता हो। और पीएलसी की एप्लीकेशन जो है बहुत ज़्यादा वास्ट हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आया होगा।